हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है तो वेज की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जैसे ही ब्लॉक और वेज को कंबाइन करके अपना सिस्टम मानेंगे, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, याद रखोगे, और ये कोई इम्पल्सिव इवेंट नहीं है जिसके लिए हम, या कोलिजन टाइप का इवेंट नहीं है जिसके लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा फाइनाइट ड्यूरेशन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर हम ब्लॉक और वेज को कंबाइन करते हैं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन हम मोमेंटम कंजर्वेशन की लिखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं कहाँ पे, इसको थोड़ा सही जगह पर, ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स है, और इनके लिए सबसे पहले लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम सेम होगा। और लेटर से ये जो इधर लेफ्ट वाली डायरेक्शन है, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तुम पूछोगे इधर क्यों, किधर भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, अब बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना लिखेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे वो कितनी होगी, एम वी, बस। टोटल मोमेंटम इनिशियली एम वी के इक्वल। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का हम देखेंगे, सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है उसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले वेज के लिए लिखना पड़ेगा, फिर ब्लॉक के लिए लिखेंगे। तो एक एक करके दोनों वेज और ब्लॉक के लिए फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू होगी, पहले ब्लॉक का मोमेंटम तो लिखेंगे एम वी वन प्लस, और वेज का मोमेंटम कैपिटल एम वी वन, और ब्लॉक का मोमेंटम भी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें सिर्फ लिखना है। एक मिनट, कहाँ आ गया, सॉरी, कहाँ गए, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने और सारे क्वेश्चंस, अच्छा ये रहा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेज का मोमेंटम लिखा, और ब्लॉक का जो मोमेंटम होगा वो एम वी वन के इक्वल होगा। तो तुम्हें वी वन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, वी वन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वी वन की वैल्यू तो एक ही इक्वेशन से पता चल गया। ये इक्वल लिखेंगे, कितना लिखेंगे, एम वी अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, वी वन की वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद चलो दूसरे पार्ट में आते हैं। हम सोच रहे थे कि 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें सिर्फ वी वन पूछा गया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से वी वन पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। स्पीड ऑफ द स्मॉलर, अब दूसरा पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के लिए, लार्जर वेज का तो निकाल लिया, ब्लॉक के लिए स्पीड पूछ, व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट एच। ठीक है, व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास, इसमें क्वेश्चन में ये बता दिया गया कि वेज की जो हाइट है ना, वो क्वेश्चन में गिवन है कि वेज की ये वाली जो हाइट है, ये हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एच। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जब ये ब्लॉक वर्टिकल पार्ट से वेज से कांटेक्ट छोड़ रहा होगा, मतलब ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, इस पार्ट से जैसे ऊपर जा रहा होगा, जस्ट उस टाइम में ब्लॉक की स्पीड कितनी है। तो तुम्हें ब्लॉक की टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है, दूसरा पार्ट भी जो है ना, वो इसी पोजीशन के लिए पूछा गया कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ब्लॉक की टोटल स्पीड या टोटल वेलोसिटी कितनी होगी। सॉल्व करने का मतलब V2 कैलकुलेट करना। V2 कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन सफिशिएंट नहीं है, तो अब हमारा दूसरा हमारा टूल होगा, हम सोचेंगे क्या हम अपने सिस्टम के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी वर्क एनर्जी। तो हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, तो ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इन्हीं दोनों के बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया था। अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे क्या हमारे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं। तो उसके लिए हमें सिस्टम के ऊपर फोर्स देखना पड़ेगा। तो ब्लॉक के ऊपर mg और
इंटरनल नॉर्मल फोर्स आपस का, ठीक है, और वेज के ऊपर mg इंटरनल नॉर्मल फोर्स और एक्सटर्नल ग्राउंड की वजह से नॉर्मल फोर्स, ठीक है। यही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, इसके अलावा और कोई अगला फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले mg तो कंजर्वेटिव है और ये दोनों नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इंटरनल है, तो इनका वर्क डन जीरो होगा। ग्राउंड की वजह से वेज के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्क डन इसलिए होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पर भी कंजर्वेटिव के अलावा सारे फोर्सेस का वर्क डन जीरो है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो हम बोलेंगे कि हमारे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो, तो स्टार्टिंग में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने का, ठीक है, कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की। देखो वेज का लेवल तो चेंज नहीं किया, वेज तो सेम लेवल में है, लेकिन ऑब्वियसली, ठीक है, वेज का तो सेम लेवल है। ये कहाँ चला गया फिर, एक मिनट, हाँ, वेज का तो सेम लेवल है लेकिन ब्लॉक का लेवल इंक्रीज कर गया है, यानी ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी, तो हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं। लॉस इन, ठीक है, ये सिस्टम कुछ इस तरह से, लॉस इन क्या काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तो कितनी एनर्जी निकली, जितनी पहले थी उसमें से फाइनल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो लॉस इन एनर्जी होगा ना। तो स्टार्टिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो हाफ mv² की इक्वल है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म इंटरेस्टिंग है। ब्लॉक के लिए तुम काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ कैपिटल M v1², और v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस वेज की काइनेटिक एनर्जी हुई, और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v1², या तो इसके एक तरीका है कि √v1² + v2² का स्क्वायर करो, ठीक है, वेलोसिटी स्क्वायर के लिए। या दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली हम ना हाफ m v1² + v2², ठीक है, ये फाइनल टोटल, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब हमें कैलकुलेट करना है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो दूसरी इक्वेशन जो लिखेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वो और कुछ नहीं mgh के इक्वल है। तो अब फिर से तुम्हारे पास ये दो इक्वेशंस आएंगी, इससे v1 की वैल्यू पता चल गई है, सब्स्टिट्यूट करके v2 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। इसमें बोला कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट द स्मॉलर मास एसेंड्स। तो डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। देखो ब्लॉक को तो v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ब्लॉक की कुछ एनर्जी ना ये वेज में भी कंटिन्यूसली जा रही थी। इनफैक्ट हमेशा ब्लॉक की एनर्जी वेज में जाती रहेगी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में जब तक होंगे। तो एनीवे क्वेश्चन में बोला गया है कि जब ये फ्लाई ऑफ करता है तो ये ब्लॉक मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास वेज है, यहाँ पर ब्लॉक है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन दोनों के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है, ठीक। अब ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं लगता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखने से तुम्हें इंट्यूटिव लगने लगेगा। तो ये ब्लॉक है और ये वेज है, ठीक है, दोनों के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक के पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ही ये ब्लॉक वेज के कांटेक्ट से बाहर आता है, ठीक है, वेज के कांटेक्ट से बाहर आता है, मतलब ये जो ब्लॉक है ना ये दोनों आगे ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ही ये ब्लॉक वेज के कांटेक्ट से बाहर आता है, अब इनके बीच में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, इससे जस्ट पहले दोनों की एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी थी वो सेम थी v1, तो बाद में भी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अलग अलग नहीं होगी,
दोनों सेम वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलावा हमेशा मूव करेंगी। वाई एक्सिस में क्या होगा, तो वाई एक्सिस में ये जो ब्लॉक है ये कुछ ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, फिर वापस आएगा। टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो ब्लॉक की जो टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमने V2 कैलकुलेट कर लिया पिछली को। जैसे ही V2 पता चलेगा तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, कितनी दूर होगा। V2 पता है तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर आएगा, वो तुम काइनेमैटिक्स की हेल्प लेकर के भी V2² / 2g, ये हाइट होगी मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्लॉक, लेकिन कहाँ से ये वेज के टॉप से, प्लस अपनी वेज की जो हाइट है, ये टोटल हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसमें फाइनल V2 कैलकुलेट कर लिया तो कितना हाई जाएगा ये कैलकुलेट करना बच्चों का खेल है। और इसमें फाइनल पार्ट में बोला गया है कि ठीक है, ये ब्लॉक जो है ना उड़ के हवा में चला जाता है फिर वापस आता है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूव करो कि नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि प्रूव करो कि ये जो ब्लॉक ऊपर गया है ना वो बिल्कुल जब वापस आएगा इसी वेज के ऊपर लैंड करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। उसका रीज़न सिंपल है कि जैसे ये ब्लॉक वेज के कांटेक्ट से बाहर जाता है तो इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी होती है जितनी कि वेज के पास है। अब अगर सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये बिल्कुल साथ साथ आगे जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि जब ये ब्लॉक वापस आएगा, ठीक है, और आगे जाएगा, ये ब्लॉक जो है और ऊपर गया है, लेकिन जब ये ब्लॉक वापस आएगा, ठीक है, जब ये ब्लॉक वापस आएगा, इसको इस तरह से सोचो, ये जो ब्लॉक है ना यहाँ पे है, ठीक है, ब्लॉक जो है वो कुछ यहाँ पर आ गया है और इसके पास वेलोसिटी कुछ V2 ऊपर की तरफ है, बाकी V1 इसके पास ब्लॉक और वेज के पास सेम है। तो ओवरऑल जो ब्लॉक का मोशन होगा ना उसके पास नेट वेलोसिटी कुछ यूँ है, तो उसका मोशन तो ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा और इसके नीचे साथ साथ ये वेज भी ट्रैवल कर रही है। लेकिन हम बोलेंगे कि वाई एक्सिस में कैसा भी मोशन हो ब्लॉक का, एक्स एक्सिस में हम श्योर होकर, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हम श्योर होकर के कह सकते हैं वेज जितनी वेलोसिटी से जा रहा है ब्लॉक भी एक्स एक्सिस में बिल्कुल सेम वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वेज 10 मीटर पर सेकेंड से है तो ब्लॉक भी 10 मीटर पर, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो सेम वेलोसिटी से जाने का मतलब है सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का। तो ये ब्लॉक यहाँ है, वेज यहाँ है, ब्लॉक ऊपर गया, ऊपर से जब वापस आ रहा है तो बिल्कुल यहीं पर लैंड करेगा। ठीक है, ये समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन दोनों का आइडेंटिकल है। जब ये वापस आएगा तो बिल्कुल सेम पोजीशन पे, सेम जगह पर वेज के ऊपर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया, लास्ट पार्ट क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक वाज इन इट्स फ्लाइट अंडर ग्रेविटी। मतलब जब ये ब्लॉक हवा में था, ठीक है, जब ये ब्लॉक हवा में था उस टाइम में पूछा जा रहा है वेज कितना ट्रैवल किया है। तो पहले तुम कैलकुलेट करोगे ये जो ब्लॉक है ना कितनी देर हवा में रहेगा। कैसे पता चलेगा, ब्लॉक के वाई मोशन से, ब्लॉक के वाई एक्सिस के मोशन के लिए V2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ब्लॉक का वाई एक्सिस का मोशन एनालाइज करेंगे और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हवा में कितनी देर रहा है ना वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा और वो 2v1/g के इक्वल होगा। v1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो 2v1/g के इक्वल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होगी। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, अब इतनी देर में ये वेज कितना आगे डिस्प्लेस कर गया होगा। तो वेज की वेलोसिटी नहीं ये V2 है, सॉरी, वर्टिकल वेलोसिटी ब्लॉक की V2 है। तो इतनी देर में वेज कितना आगे चला गया है, तो वेज आगे गया है, वेज की जो वेलोसिटी है वो V1 है मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन, और ये टाइम टेकन की वैल्यू हम लिख सकते हैं V1, ये है 2v2/g के इक्वल। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ब्लॉक होगा। ठीक है, व्हेन द ब्लॉक इज इन एयर।